आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन इकोनॉमिकली इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। वो दुनिया की फैक्ट्री बन गए हैं। आईफोन से लेकर उन छोटी छोटी छतरियों तक सब कुछ बना रहे हैं जो आपको फैंसी कॉकटेल्स में मिलती हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? उधर इंडिया इतनी बड़ी आबादी और कल्चर के साथ अभी भी पीछे चल रहा है। क्या कारण है कि इंडिया और चीन की ग्रोथ में इतना फर्क है? ऐसा क्यों है? दरअसल चीन की ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, इसमें पॉलिटिकल डिसीजन, एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा हाथ है। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सब कुछ। चीन ने कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज किया, कैसे पॉलिटिकल डिसीजन ने उनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया, ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक मजेदार सफर है, तो तैयार हो जाइए चीन के इस इकोनॉमिक धमाके के पीछे की कहानी जानने के लिए। शुरू करते हैं। इस सफर में हम आपको चीन की उन अनसुनी कहानियों से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। चीन और इंडिया दोनों को ही 20वीं सदी के मध्य में आजादी मिली, करीब करीब एक ही समय पर। सदियों तक गुलामी करने के बाद दोनों को ही बहुत तरक्की करनी थी। माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीन ने कम्युनिस्ट रास्ता चुना, जहां सारा ध्यान सेंट्रल प्लानिंग और बड़े उद्योगों पर था। सोचिए, विशाल स्टील मिल और सामूहिक खेत। दूसरी ओर इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक रास्ता चुना, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के सेक्टर को जगह दी गई। लेकिन पता है क्या, इन अलग अलग रास्तों ने उनके भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। आगे बढ़ते हैं। यहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। 1970 के दशक के अंत में देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्हें लगा कि यह सख्त कम्युनिज्म वाला तरीका शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नाम की चीजें शुरू की, जिसका मतलब था दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलना। उन्होंने विदेशी निवेश का स्वागत किया, प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा दिया और बेसिकली कहा कि आओ बिजनेस करते हैं। और सच में बिजनेस आने लगे। सस्ता श्रम और उत्पादन के लिए चीन सबसे अच्छी जगह बन गया। हर जगह फैक्ट्रियां खुल गईं और अर्थव्यवस्था में तेजी आ गई। इस दौरान इंडिया उस कछुए की तरह था जो रेस में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इसका मतलब था बहुत सारी सरकारी प्रक्रियाएं, नियम और कानून, जिससे बिजनेस करना मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने तरक्की नहीं की, लेकिन चीन की रफ्तार के मुकाबले ये धीमी और स्थिर थी। सेक्शन 5, शिक्षा। चीन के इकोनॉमिक इंजन को ताकत देना। चीन की सफलता का एक बड़ा राज शिक्षा। उन्होंने अपने लोगों को शिक्षित करने में जी जान लगा दी। स्कूलों, यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल ट्रेनिंग में जमकर पैसा लगाया। वे समझते थे कि कुशल कर्मचारी ही एक उत्पादक कर्मचारी होता है, और यकीन मानिए इसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। चीन के पास अब कुशल कर्मचारियों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का एक विशाल समूह है जो नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 6, कौशल और नवाचार। चीन का सक्सेस फॉर्मूला। चीन ने अपने कौशल और नवाचार के माध्यम से एक अद्वितीय सफलता की कहानी लिखी है। ठीक है, तो एजुकेशन वाला पार्ट तो उन्होंने पूरा कर लिया। उन्होंने अपने शिक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया, जिससे छात्रों को नवीनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके। लेकिन चीन यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपने शहरों को भी आधुनिक बनाने पर जोर दिया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिली। वे जानते थे कि दुनिया से मुकाबला करने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सबसे आगे रहना होगा। इसलिए उन्होंने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए। इसलिए उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में जमकर पैसा लगाया, जिससे नई तकनीकों का विकास हो सके और वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।
शेंजन जैसे टेक हब्स बनाए जो न केवल चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गए, जो स्टार्टअप्स और टेक जायंट्स के लिए एक बड़ा केंद्र बन गए। इन हब्स ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। उन्होंने ऐसी नीतियां भी लागू की जो कंपनियों को पेटेंट्स फाइल करने और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। इन नीतियों ने नवाचार को और भी बढ़ावा दिया, जो कंपनियों को पेटेंट्स फाइल करने और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। इससे चीन में नवाचार की एक नई लहर आई। ये ऐसा था जैसे वे इकोनॉमिक चेस का एक बड़ा खेल खेल रहे थे और जीत रहे थे। उनकी रणनीतियां और नीतियां उन्हें वैश्विक मंच पर अग्रणी बना रही थीं। मेरे साथ बने रहें, हम आधे रास्ते पर हैं। अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सेक्शन 7, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की नींव रखना। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप जानते हैं, सड़कें, पुल, हवाई अड्डे, वो सब चीजें जो एक अर्थव्यवस्था को गतिमान रखती हैं। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इतनी तेजी दिखाई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने बड़े शहरों को जोड़ने वाली हाई स्पीड रेल लाइनें बनाई, वैश्विक व्यापार को संभालने के लिए विशाल बंदरगाह बनाए और ऐसे आधुनिक हवाई अड्डे बनाए जो दूसरों को पीछे छोड़ देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस भारी निवेश ने व्यवसायों को संचालित करना, सामानों को लाना ले जाना और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में आसान बना दिया। सेक्शन 8, लोगों की शक्ति, चीन का जनसांख्यिकीय लाभांश। यहां एक और पहलू है जिसने चीन के पक्ष में काम किया, उसकी विशाल आबादी। चीन की जनसंख्या ने उसे एक विशाल श्रम शक्ति प्रदान की जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब एक बड़ी आबादी वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस आबादी का प्रबंधन कैसे किया जाता है। चीन ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया, लेकिन चीन ने अपनी एक बच्चे की नीति, जो कि सच कहें तो विवादास्पद थी, के साथ एक ऐसा माहौल बनाया जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है। इस नीति ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया और कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या को बढ़ाया। इसका मतलब है कि उनके पास काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन पर निर्भर रहने वालों और बुजुर्गों की संख्या कम थी। इस संतुलन ने चीन को आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। श्रम की इस अधिकता ने आर्थिक विकास को गति दी और चीन को एक बड़ा फायदा दिया। इसने चीन को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने में मदद की। सेक्शन 9, राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक नियति को आकार देना। अब हम चीन के आर्थिक उत्थान के बारे में बात किए बिना नहीं कर सकते। उसकी राजनीतिक व्यवस्था, चीन की एक पक्षीय प्रणाली जहां मानवाधिकारों और बोलने की आजादी को लेकर चिंताएं हैं, ने भी उसकी आर्थिक सफलता में एक भूमिका निभाई है। सरकार दीर्घकालिक योजनाएं लागू कर सकती थी और एक बहुदलीय लोकतंत्र की गंदी बहसों के बिना तेजी से फैसले ले सकती थी। इससे वे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाने में सफल रहे, जिन्होंने आर्थिक विकास को गति दी। सेक्शन 10, ड्रैगन से सीख, समृद्धि की ओर इंडिया का रास्ता। तो ये सब देखकर इंडिया कहां खड़ा है? क्या खेल खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। इंडिया की अपनी खूबियां हैं और वो शानदार प्रगति कर रहा है। यहाँ युवा और बढ़ती आबादी है, एक फलता फूलता टेक सेक्टर है और एक लोकतांत्रिक नींव है जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। चीन की सफलताओं से सीखकर और शायद उसकी कुछ गलतियों से बचकर इंडिया आर्थिक समृद्धि का अपना रास्ता खुद बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही।